आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत में हलचल मचा दी है, बदल कर रख दिया है बॉलीवुड को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म धुरंधर की। धुरंधर जो कि आदित्य धर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस फिल्म ने इतने धमाके किए हैं कि सारा बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड और हॉलीवुड सब कुछ हिल गया है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इस फिल्म को, मज़ा आने वाला है आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जरा सोचिए, एक ऐसा खुफिया मिशन जो पूरे 10 साल तक चला हो और जिसमें खतरा इतना कि रोंगटे खड़े हो जाएं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही खतरनाक डॉसियर को खोलने वाले हैं जहां खूंखार गैंग्स, भ्रष्ट नेताओं और खुफिया एजेंसियों का एक बेहद उलझा हुआ जाल बिछा है। ये ऑपरेशन धुरंधर की एक ऐसी कहानी है जहां असली लगने वाली घटनाओं और जासूसी दाव पेच का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। चलिए इस मिशन की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेब को समझने के लिए हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले ऑपरेशन धुरंधर की शुरुआत, फिर लियारी के गैंग्स में घुसपैठ, उसके बाद सत्ता के शिखर तक का सफर, चौथा आईएसआई की आतंकी साजिश और आखिर में सबसे बड़ा धोखा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ऑपरेशन धुरंधर की शुरुआत और आखिर इस घुसपैठ का कारण क्या था। किसी भी दुस्साहसिक मिशन की शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है। देखते हैं कि किस चीज ने खुफिया एजेंसियों को यह बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। दरअसल 1999 में IC-814 विमान की हाईजैकिंग और फिर 2001 में संसद पर हुए हमले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इन्हीं लगातार हमलों के गुस्से और एक कड़े जवाब की रणनीति का ही ये नतीजा था कि 2004 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तय किया कि अब वक्त आ गया है और उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट को सीधे पाकिस्तान की जमीन पर उतारने का एक बेहद कड़ा फैसला लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेशन धुरंधर कोई आम मिशन बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़े रिस्क पर टिका था। जसकीरत सिंह, एक ऐसा मुजरिम जिसे फांसी होने वाली थी, उसको जीने का एक नया मकसद दिया गया। पूरे 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई और फिर उसे हमजा अली बनाकर सीधे कराची भेज दिया गया। एक मौत की सजा पाए अपराधी को देश के सबसे बड़े खुफिया काम में लगा देना, यह वाकई एक कमाल का और बेहद खतरनाक दांव था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, लियारी गैंग्स में घुसपैठ और कराची अंडरवर्ल्ड में एंट्री। कराची का लियारी इलाका कोई आम जगह नहीं था। ये गुंडों और गैंगस्टर्स का एक ऐसा अभेद्य किला था जहां किसी अनजान चेहरे का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। उस वक्त लियारी एक ऐसी आपसी और गहरी दुश्मनी में बटा हुआ था जो बस खून मांगती थी। एक तरफ था पठान गैंग का बेहद क्रूर लीडर बाबू डकैत और दूसरी तरफ था रहमान बलोच, जो असल में बाबू डकैत का ही नाजायज बेटा था। अब ऐसे में पिता और पुत्र की इस खूनी दुश्मनी के बीच हमजा को अंडरवर्ल्ड की गहराइयों तक पहुंचने के लिए किसी एक का भरोसा जीतना ही पड़ना था। पर यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल अनजान बाहरी इंसान ऐसी फियर्सली लॉयल और हमेशा चौकन्नी रहने वाली बलोच गैंग में घुसपैठ करेगा कैसे। वो सीधे जाकर तो हाथ नहीं मिला सकता ना। ऐसे माहौल में जहां अपनी ही परछाई पर शक किया जाता हो, एंट्री मिलना आखिर कैसे मुमकिन होगा। यहीं पर हमजा की मास्टर स्ट्रैटेजी काम आती है। वो बिल्कुल नीचे से शुरुआत करता है, एक जूस की दुकान पर काम करके। फिर एक शादी के दौरान जब बाबू डकैत के आदमी रहमान के बेटों पर अचानक हमला कर देते हैं तो हमजा अपनी जान पर खेलकर रहमान के छोटे बेटे फैजल को बचा लेता है। वो न सिर्फ इनाम लेने से मना करता है बल्कि हथियारों को चलाने की ऐसी समझ दिखाता है कि सब दंग रह जाते हैं। बस इसी एक सटीक चाल ने रहमान बलोच का पूरा भरोसा जीत लिया। यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा फेज, सत्ता के शिखर पर पहुंचना और लियारी में अपनी ताकत को मजबूत करना। क्योंकि गैंग में एंट्री मिलना तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। सबसे ऊपर पहुंचना और खुद को गैंग के लिए सबसे जरूरी बना लेना। इस नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। यह दिखाता है उस एक सटीक और सोचे समझे हमले को जिसने लियारी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दरअसल भ्रष्ट नेता जमील जमाली चाहता था कि इलेक्शन तक सब शांति रहे, लेकिन हमजा ने अपना दिमाग लगाया। उसने रहमान को भड़काकर बाबू डकैत पर ऐसा जानलेवा हमला करवाया कि पूरी पठान गैंग ही खत्म हो गई। बाबू डकैत मारा गया, इलेक्शन सिक्योर हो गया और हमजा रातों रात इस नए साम्राज्य का नंबर 2 बॉस बन बैठा। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आईएसआई की आतंकी साजिश और मिशन का दायरा अचानक से बहुत बड़ा हो जाना। साल 2008 आते आते ये कहानी सिर्फ एक लोकल गैंग वॉर नहीं रह जाती बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरे में तब्दील हो जाती है। हमजा को जल्द ही इस बात का एहसास हो जाता है कि वो जिस दलदल में उतरा है वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। 500 और 1000 रुपए के नकली नोट स्मगल हो रहे थे और उससे भी बड़ी बात, आईएसआई का मेजर इकबाल बलोच विद्रोहियों से असली हथियार खरीदकर बॉर्डर के उस पार सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। अचानक से इस पूरे मिशन का रिस्क आसमान छूने लगा था। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस खतरनाक खेल के सभी खिलाड़ियों के मकसद बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मेजर इकबाल को हर हाल में आतंकी हमलों के लिए हथियार चाहिए। दूसरी तरफ रहमान बलोच को अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का सपोर्ट चाहिए जो इकबाल उसे दिला सकता है। और इन सब के बिल्कुल बीचों बीच फंसा है हमजा, जिसे हर गुट के साथ तालमेल बिठाना है, अपना कवर बचाना है और खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचानी है। ये किसी चलते हुए टाइम बॉम्ब से कम नहीं था।
और फिर आता है 26 नवंबर 2008 का वो काला दिन। मुंबई में खौफनाक आतंकी हमले होते हैं। ये खबर हमजे को अंदर तक तोड़कर रख देती है। लेकिन एक अंडरकवर एजेंट होने की सबसे बड़ी कीमत यहीं चुकानी पड़ती है। उसे दुश्मनों के बीच बैठकर अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा गुस्सा छिपाना पड़ता है, ताकि इस बड़े मिशन पर आंच ना आए और उसका कवर बचा रहे। आखिर में आते हैं 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, सबसे बड़ा धोखा और उस मास्टर प्लान को अंजाम देना। 2009 आते आते दाव बिल्कुल पलट चुके थे और अब वक्त था इस पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देने का। इस फिनाले की पूरी नींव दरअसल दो बिल्कुल अलग चीजों पर टिकी थी। एक तरफ था भ्रष्ट नेता जमील जमाली का डर, जिसे लगता था कि रहमान की नई पार्टी उसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर देगी, और दूसरी तरफ थी हमजा की अपनी महत्वाकांक्षा। इसी डर का फायदा उठाते हुए हमजा जमील के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो जमील की बेटी यलीना से शादी करेगा और बदले में रहमान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर खुद कराची पर राज करेगा। इस मास्टर प्लान के स्टेप्स देखिए, कितने बेदाग तरीके से डिजाइन किए गए थे। स्टेप 1, यलीना से शादी करके ताकत बढ़ाना। स्टेप 2, जमील और एसपी असलम के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाना। स्टेप 3, अगस्त 2009 की हथियार डिलीवरी के शेड्यूल में चालाकी से बदलाव करना। और सबसे आखिरी स्टेप, रहमान को उसकी गाड़ी में बिल्कुल अकेला कर देना। यहां हमजा एक वफादार साथी से सीधे एक बेहद खतरनाक पपेट मास्टर बन चुका था। और फिर बिछाया गया ये आखिरी जाल। इस एम्बुश की सटीकता सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। हमजा जानबूझकर रहमान की गाड़ी को ले जाकर एसपी असलम के बनाए हुए पुलिस ट्रैप में क्रैश कर देता है। एक नकली एनकाउंटर का पूरा नाटक रचा जाता है, जहां रहमान की मौत पक्की की जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया की नजरों में हमजा एक ऐसे बहादुर और घायल हीरो की तरह सामने आता है, जिसने आखिरी सांस तक अपने बॉस को बचाने की कोशिश की। ये किसी सिनेमैटिक जीनियस से कम नहीं था। रहमान बलोच का खेल यहीं खत्म हो जाता है। हमजा बहुत ही शांति से अपनी डायरी निकालता है और उसमें से रहमान का नाम काट देता है। उसके अगले टारगेट्स अभी उसकी लिस्ट में बाकी हैं। लेकिन इस पूरे खूनी और भयावह सफर को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। एक अंडरकवर एजेंट होने के नाते आखिर वो कौन सी हद है जिसे पार करने से कोई इंसान इनकार कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की पूरी कहानी के लिए एक नया नजरिया दे जाता है।